Hey, hello everyone. This is something different from biology. Now in this lecture we are going to cover the syllabus of JKSSB, mainly जो पॉलिटिक गवर्नेंस के रिलेटेड सिलेबस है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे फ्रेम करा गया, कैसे इनको जो बनाया गया है, सब उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हेडिंग हमारी है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ था. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया किसने था. इट वॉज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो सबसे पहले जो था डिमांड आ गई फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. इन 1934 में सबसे पहले जो था आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिया किसने. आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was given by M.N. Roy. M.N. Roy ने दिया. ओके, तो हु वाज M.N. Roy. M.N. Roy कौन थे. M.N. Roy एक पायनर थे ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. जो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही थी उसके मेन आदमी थे. ठीक है, अब पायनर का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा इंसान जो इनोवेटिव हो और उसमें कुछ समथिंग डिफरेंट करने की कैपेबिलिटी हो, उस इंसान को बोलते हैं पायनर. तो M.N. रॉय ने सबसे पहले जो था आइडिया पुट फोर्थ किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनानी चाहिए, सो दैट उससे क्या बन जाए, आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को हेल्प मिले. ठीक है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फ्रेम, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना चाहिए, विच विल फ्रेम, जो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी. इसी के साथ 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑफिशियली, जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस डिमांड कर दी demanded for Constitution of India, Constitution of Free India Constitution की डिमांड करी और सिंपल डिक्लेयर कर दिया फॉर द Constitution of Free India which should be framed without the interference of outsiders, without outsider interference, बिना आउटसाइडर इंटरफेरेंस के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी करी जाए. ऐसा किसने डिक्लेयर कर दिया, ऐसा डिक्लेयर किया जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, फाइनली इनकी डिमांड को जो था फुलफिल कर दिया गया था बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन द प्रिंसिपल नोन एज ऑगस्ट ऑफर. ऑगस्ट ऑफर जो 1946 में आया था, उसमें फाइनली उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था क्या कर दिया था, इनकी डिमांड को मान लिया था. सो देयर डिमांड was fulfilled by or simple accepted by British government. कब किया था, इन द ऑफर और प्रिंसिपल नोन एज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था, उसमें उन्होंने फाइनली जो था एक्सेप्ट कर दिया था कि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगे. ठीक है,
बट 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट के जो मेंबर थे ये इंडिया आते हैं, केम टू इंडिया। इंडिया आते हैं बट खाली नहीं आते हैं, क्या लेके आते हैं? एक ड्राफ्ट लेके आते हैं विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आता है, जिसमें क्या लिखा था ड्राफ्ट में? ये लिखा था कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाएगा, उसको अडॉप्ट भी करा जाएगा, बट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड जो है, जो आपने मांग रखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो अडॉप्ट किया जाएगा। ऐसा किसने बोला? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला। बट फाइनली इसको जो था मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। इस जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने जो प्लान लाया था, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए इनटू, इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स। इंडिया को 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जिनका अपना क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी विद टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, विद 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। ऐसा कौन चाहता था? मुस्लिम लीग चाहती थी। बट फाइनली जो था, उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। फाइनली उन्होंने क्रिप्स मिशन प्लान भेजा, जिसने फाइनली क्या कर दिया था कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सोचा था, बट जैसा कि मुस्लिम लीग ने सोचा उसको रिजेक्ट करते हुए फाइनली अपना एक स्कीम दिखाई, जिसको विच इज़ मोर और लेस एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है। सो फाइनली हुआ क्या? क्रिप्स मिशन इंडिया में आया। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। ठीक है, जिसने मोर और लेस सेटिस्फाई कर दिया किसको? मुस्लिम लीग को। एंड फाइनली जो था, उन्होंने मान लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दी जाए। ठीक है। अब क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन में जो उन्होंने 3 आदमी भेजे थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एंड थर्ड वन इज A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 आदमी इस मिशन से इन्वॉल्व थे। और जो इंडिया आए थे, केम टू इंडिया। इंडिया कब आए थे? इंडिया पहुंचे थे 24 मार्च 1946 में। एंड इन्होंने पब्लिश किया अपना प्लान, पब्लिश्ड देयर प्लान इन मई 16, 1946 में। मई 16, 1946 में इन्होंने अपना ये जो क्रिप्स मिशन था, इसका प्लान की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया और जब पब्लिश कर दिया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मेनली जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करेंगे। अब इसकी डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेनली डेट्स पूछी जाती हैं वहाँ पर। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोनेंट्स क्या होंगे? ठीक है। जो क्रिप्स मिशन इंडिया आया, ठीक है, उसने एक स्कीम रखी। उस स्कीम के अकॉर्डिंग जो था फाइनली था नवंबर 1946 में जो था क्या बना दिया गया था? फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बना दी गई थी। ओके। सो क्रिप्स मिशन स्कीम formulated कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, कब बनाई गई थी इनने? नवंबर 1946 में बना दी। ठीक है। अब इसमें क्या था? इस मिशन स्कीम के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें।
पहला इंपॉर्टेंट फीचर कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है उसके लिए जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ होगी, टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो 389 ही रहेगी, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी वो कितनी होगी, 389 होगी, ओके। इस 389 में से जो 296 सीट्स होंगी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए एलोकेट हो जाएंगी, ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट कर दी जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो बची हुई कितनी है, 93 सीट्स हैं, दे वर टू बी अलॉटेड बाय दी प्रिंसली स्टेट्स इनको अलॉट करेंगी, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, ब्रिटिश इंडिया वो स्टेट्स होगी जिनको डायरेक्टली ब्रिटिश रूल जो था क्या कर रहा था, रूल कर रहा था ब्रिटिश पे, और प्रिंसली स्टेट्स वो जो मोर और लेस जो दे उनको प्रिंस जो थे वो रूल कर रहे थे, ओके। अब जो 296 सीट्स जो एलोकेट की हैं, अलॉट की गई हैं, इसमें से जो थी 292 सीट्स जो थी वो कहाँ से आएंगी, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगी, गवर्नर प्रोविंसेस से आएंगी। मैं आपको 11 गवर्नर प्रोविंसेस के पूरे नाम लिखा दूंगा, प्रोविंसेस आएंगी। और जो बाकी बची हुई कितनी हैं, 4 सीट्स हैं, वो कहाँ से आएंगी, वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगी, ओके। तो ये भाई क्या हो गया, ये कुछ आ गया डाटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते टाइम पे ध्यान पे रखा गया था, ठीक है। अब जो हमारे पास 11 गवर्नर प्रोविंसेस आते हैं उनके नाम लिखने हैं हमने। जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस हमारे पास आते हैं उसमें पहला आता है मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल प्रोविंसेस, सीपी, उत्तर प्रदेश, असम, एंड देन हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड देन उसके बाद पंजाब आ गया, एंड देन फाइनली सिंध एंड बंगाल। ये हमारे पास 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे। गवर्नर प्रोविंसेस मीन्स जहाँ पे गवर्नर राज कर रहे थे। और बाकी बच्चे हमारे पास जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वो कौन कौन से थे, उसमें हमारे पास दिल्ली आता था एक, जहाँ पे डायरेक्टली चीफ कमिश्नर जो था वो रूल करता था, एंड उसके बाद अजमेर, मारवाड़ आता है, उसके बाद कोर्ग, एंड फाइनली कोर्ग के बाद फाइनली ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये सब किस में आते हैं, 4 सेंट्रल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में आते हैं, सॉरी। जो क्रूग है, क्रूग क्या है, क्रूग इस टाइम पे जो है इसका इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है, और जिसका भी प्रेजेंट नेम जो है उसका नाम है कोडागू, ओके। अब जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, इनको जो था बनाया कब गया था, इनको बनाया गया था 1901 में, ठीक है। 1901 में इनको बनाया गया था, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड। और टिल 2010 तक इनका नाम यही रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ही रहा था। टिल 2010 तक इनका नाम जो था सेम रहा। बट ये पार्ट जो सारा का सारा पहले ब्रिटिश इंडिया में आता था, अब कहाँ है, अब ये पाकिस्तान का पार्ट है। नाउ ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 2010 तक इसका नाम जो था यही रहा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही रहा था। बट on 19th April 2010, under the leadership of President Asif Ali Zardari,
जद्दारी। एक क्या हुआ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करी गई, जिसको बोलते हैं 18th अमेंडमेंट करी गई, जिसने फाइनली इसका नाम जो था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से चेंज कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से चेंज करके क्या रख दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा, KHYBER, खैबर पख्तूनख्वा। अब इस एरिया को, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को हम क्या बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो भाई ये कुछ आगे पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, हर एक जो प्रोविंस था या प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें जो सीट्स अलॉट की जा रही थी वो किस बेसिस पे की जा रही थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन, कि हर एक प्रोविंस में कितनी पॉपुलेशन है या हर एक प्रिंसली स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे जो है सीट्स को अलॉट किया जा रहा था। सो थर्ड पॉइंट हमारा ये बनता है, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट were allotted seats किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोविंस। प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन का मतलब कि हर एक प्रोविंस में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स को डाल दिया गया। इसमें रफली ऐसे आइडिया है कि रफली for every million population, million means 10 लाख population, एक सीट अलॉट की गई थी इसके लिए, 1 सीट जो है वो अलॉटेड की गई। ठीक है, ये था इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ, कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो सारी की सारी सीट्स थी उनको डिवाइड कर दिया गया था इनटू ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेजर क्लासेस। ठीक है, सो ब्रिटिश प्रोविंसेस जितनी भी थी उनको अलॉट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बेसिस पर उनको अलॉट किया गया। इसमें मेनली कौन कौन से आते हैं, मेनली इसमें मुस्लिम्स आते हैं, सिख्स आते हैं, एंड जनरल मीन्स वो सारे एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स, उन सब के बीच में जो थी वो अलॉट कर दी गई थी सीट्स। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव, आप देखो हर एक प्रोविंस में या हर एक प्रिंसली स्टेट्स में उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपने होंगे। सो अब जो लोग सेलेक्ट कर रहे थे, जो कम्युनिटी, अब जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव की सिलेक्शन हो रही थी वो ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी हो रही थी। सो एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एक पर्टिकुलर मतलब कास्ट के लोग थे वही अपना रिप्रेजेंटेटिव को क्या है सेलेक्ट कर रहे थे, और फाइनली जो वोटिंग हो रही थी वो किस बेसिस पे हो रही थी, वोटिंग को बेस किया जाएगा, वोटिंग को जो करा जा रहा था उसको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के टाइप पे उनको वोटिंग करवाई जा रही थी। ठीक है, सो जो हर एक हमारे पास क्या है रिप्रेजेंटेटिव है, इसको इलेक्ट कर रही थी, कौन कर रही थी, उन्हीं की कम्युनिटी। ठीक है, उनकी कम्युनिटी इलेक्ट कर रही थी, और जो वोटिंग हो जा रही थी कम्युनिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जो वोटिंग हो रही थी वो किस मेथड से हो रही थी, बाय प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, PRSTVs के बेसिस पर हो रही थी। हम आगे PRSTVs के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे, फिलहाल तो आपको फिलहाल सिर्फ इतना सारा याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे क्या बने हैं रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ही सिलेक्ट किया है, वो कम्युनिटी जो एक पूरे प्रोविंस के लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंट कर रही है, और फाइनली इनमें जो वोटिंग हो रही है किसकी बेसिस पे हो रही है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी किससे, प्रिंसली स्टेट से, तो जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स होंगे वो फाइनली डायरेक्टली नॉमिनेट कर देंगे अपने मेंबर्स को। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स
वो आर नॉमिनेटेड बाई, इनको कौन नॉमिनेट करेगा? बाई द हेड्स ऑफ, जो हेड्स होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, वही इनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर देंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये पार्शली इलेक्टेड है और पार्शली नॉमिनेटेड है। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इट इज़ पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। ओके, अब बात करी जाती है कि अब इनमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वोटिंग, वो जो वोटिंग वगैरह कब हुई थी। तो जो ब्रिटिश के लिए, जो ब्रिटिश की 296 सीट्स थी, ब्रिटिश इंडिया की जो 296 सीट्स हैं थी, उनके लिए वोटिंग शुरू हो गई, उनके लिए वोटिंग शुरू होगी। कब वोटिंग शुरू हुई? ये वोटिंग शुरू हुई है जुलाई अगस्त के महीने में ऑफ 1946 में। फाइनली जिसमें क्या हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 296 में से 208 सीटों को जीता। बाकी जो हमारी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को जीता था। एंड जो बाकी बची रिमेनिंग 15 सीट्स दे वर वॉन बाई द डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स एज वेल एज इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स खड़े हुए थे। ठीक है, सो 15 बाकी किसने जीते हैं? इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल ग्रुप मेंबर्स, स्मॉल ग्रुप्स ने, ठीक है, उन्होंने जीता था। ठीक है, उसमें से जो 93 सीट्स किसके लिए रखी गई थी? प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स रखी थी। ये फुलफिल ही नहीं की, दे वर नॉट फुलफिल्ड। क्यों फुलफिल नहीं की? बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे उन्होंने सोचा कि हम जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसके साथ हम जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं शो करा कि हम अपने कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए। सो वो वहाँ पर गए ही नहीं। ठीक है, अब बारी आ जाती है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कैसे वर्किंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हेल्ड हुई किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसको सिर्फ 211 पीपल ने रिप्रेजेंट किया था। क्यों? बिकॉज इसमें मुस्लिम लीग जो थी उसने कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एंड दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट नोन एज पाकिस्तान, और एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान के लिए उन्होंने डिमांड कर दिया। ठीक है, ओके। एंड अब एक चीज़ और देखो, इसमें 211 पीपल ने इसको रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान, इसमें जो मुस्लिम लीग थी जो आई नहीं, और फाइनली उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जो हमें चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और भी है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हेड करने के लिए फाइनली जो है कोई मेंबर चाहिए होगा जो इनका हेड होगा, जिसको चलाएगा। तो उनने फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, जैसे फ्रेंच में प्रैक्टिस करी जाती है कैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो पार्टी के थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सेलेक्ट कर दिया एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर दिया गया। फिर लेटर ऑन 1946 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और इनके दो जो थे क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट्स थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कौन से थे? एक थे मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचार्य।
कृष्णाचार्य, ठीक है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गए और 1 प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इसके आगे वाली वीडियो जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।